ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक ओवरव्यू करेंगे हमारी हिस्ट्री का, इस्लामिक हिस्ट्री। हो सकता है ये कपल ऑफ लेक्चर्स, बट ये चीज़ हम थोड़ी थोड़ी करके पीसेज में स्कूलों में 16 साल में या 14 साल में या 12 साल में पढ़ते हैं, लेकिन कभी ऐसे वो जैसे होता है ना तस्बीह में पूरे दाने बीड्स की तरह, तो पूरी पिक्चर कभी नहीं सामने आती। ठीक है, तो आपने हो सकता है काफ़ी चीज़ें सुनी हूँ और हो सकता है काफ़ी चीज़ें ना सुनी हूँ, लेकिन जिस कौम को अपनी हिस्ट्री का नहीं पता वो कौम बिल्कुल तिनकों की तरह, खसो खाशाक की तरह होती है। उसको अपनी सेल्फ वैल्यू का नहीं पता होता। ये जो लोग भी आप कौमें होती है ना जिनके अंदर गैरत और हमीयत ख़त्म हो जाती है। गैरत और हमीयत का मतलब क्या है? माई ओन वैल्यू, द वैल्यू ऑफ माई ओन वैल्यू आई लूज बिकॉज आई डोंट नो वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम। मेरे अंदर आइडिया क्या था, ठीक है, मैं किस आइडिया पे, आइडिया की असल पावर। तो ये आइडिया की पावर दी थी हमें मौजूदा जो वर्जन ऑफ इस्लाम है। इस्लाम तो शुरू से हजरत आदम से एक ही मजहब है। कौन सा? इस्लाम। इस्लाम मीन्स पीस। ठीक, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 में पैदा हुए और आपको ये तो पता है ना कि 632 तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड में तो उन्होंने करके दिखाया। 40 साल तो अपना एक ही काम किया, क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश की कैरेक्टर से। उस दौरान में उन्होंने दुनिया भर के विजिट किए, ट्रेड किया, मार्केट से सीखा, जमाना की यूनिवर्सिटी से सीखा, रियल मार्केट से सीखा। और जो लोग वहां पे डिसीजन मेकर होते थे उनके साथ शाम को बैठते थे, और जहां पे मुआशरे में कोई सिस्टम नहीं था, बाहर से कोई बंदा आ गया, उसको किसी ने तंग कर दिया और उसका कबीला तो यमन में बैठा है, तो वहां पे खुद सिस्टम बना लिया बिफोर प्रॉफिटहुड। हिल्फुल फजूल आपने सुना हुआ ना? फजूल उसको इसलिए कहते हैं कि शायद उसमें फजल नाम के बंदे बहुत थे। फजल 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 की जमा। तो हजूर सल्लल्लाहु कहते हैं मुझे उससे ज्यादा कोई भी कमिटमेंट या एग्रीमेंट या सिस्टम अजीज नहीं है जो मैंने उस वक्त बनाया था, जिस यानी वॉलंटियरिंग है ना, यार आ जाओ यार, इधर कोई भी बंदा बीमार हो सकता है या कोई भी किसी को मसला हो सकता है, कि व्हाई नॉट वी मेक अ टीम एंड वी विल हेल्प देम, जब कोई वहां पे सिस्टम एग्जिस्ट ना करता। तो ये बात हुई। तो उन्होंने जो टीम खड़ी की, गाइडिंग प्रिंसिपल तो कुरान ही था। वो टीम 30-32 साल तो बिल्कुल फ्लॉलेस चली है ना। पहले चारों खलीफा खुलफाए राशिदीन, उसमें हमारे स्कॉलर ये कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर को इस तरह समझना चाहिए कि एज इफ द प्रॉफिट इज सिटिंग राइट देयर। ठीक है ना? तो उनको आप अपने आप को अहले सुन्नत वल जमाअत क्यों कहते हैं? यू फॉलो द सुन्ना एंड यू फॉलो द जमाअत अराउंड द प्रॉफिट। ठीक है, तो वो जमाअत थी। ठीक है, अब 661 वाज दैट पीरियड। और उस जमाने में आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां पे दो बड़ी हुकूमतें किधर थी, पर्शियन एंड बाइजेंटाइन, रोमन्स एंड पर्शियन। रोमन्स को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में चैलेंज दे दिया था ग़ज़वा तबूक में। और रोमन बहुत ही मतलब बाशऊर लोग थे। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देख के रोमन एम्परर ने कहा नहीं सॉरी वी शुडंट फाइट। ग़ज़वा तबूक में लड़ाई नहीं की उन्होंने, दे विथड्रू नोइंग कि यार आसान नहीं है प्रॉफिट को फेस करना। तो ये जो दोनों थे, जंगे कादसिया, जंगे यरमूक, अब आप देख रहे हैं बहुत ही जल्दी 634 637 हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 2 3 4 5 साल बाद बोथ दोज बिग एम्पायर्स हैड फॉलन। वजह कैरेक्टर। ठीक है ना, वो कैरेक्टर का जोर इतना ज्यादा था और आइडिया इतना स्ट्रांग था कि लोग कहते थे कि वाह यार ये दे आर ब्रिंगिंग इन अ सिस्टम जिसमें इंसानियत की तमीज़ है और वी कैन लिव विद द सिस्टम। ये ट्रेड करते हैं तो प्रोटेक्शन देते हैं, या वहाँ हमारी औरतें भी जाती हैं तो दे फील सेफ। ठीक, तो वो तो सिस्टम गिर गए। ये जो सिस्टम थे ये वही उसी तरह जो रॉटन सिस्टम हो जाते हैं। वो रॉटन कैसे होते हैं? वो पहली फिर जो हमारे 632 से 661 तक की जो बातें हैं ये तो आपने कर ली। फिर आ गए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए हैं। तो आपको पता है ना, उनको तो काफ़ी टफ टाइम खारजियों ने दिया हुआ था। हजरत अली के बाद इमाम हसन, लोगों ने कहा कि जी आप करें, लेकिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली की मुखालफत की और उन्होंने अपना एक छोटा सा सैटेलाइट खिलाफत इधर बना ली। कहाँ पे? शाम में। अब अली इज़ इन मदीना, लेकिन हज़रत अली चूँकि बहुत ही ज़्यादा वो हिकमत में थे, उन्होंने मदीना से अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था। कहाँ पे?
कूफा में। कूफा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आर हिस्ट्री, यहाँ पे करके आप कह लें है, जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट बिल्कुल कन्फ्लुएंस है ना इधर का, यानी पर्शियंस का और ईस्ट का जो सही कन्फ्लुएंस बनता है ना, वो कूफा था। तो वो कूफा चले गए ताकि बाद में कोई गड़बड़ हो तो मदीना शुड बी सेफ। उनकी बहुत सारी थॉट्स थी, उनके एक एक मल्टी लेयर्ड डिसीजंस होते थे। एनीवे, हज़रत हसन ने सोचा कि यार अब अगर हम लड़ाई करें, हज़रत हसन खुद बोलते हैं कि ये उम्मत मेरे दोनों हाथों में थी, मैं चाहता तो टकरा के पाश पाश हो जाती, क्योंकि सारे ही उनके पीछे जाने वाले थे। और उधर मुआविया जो हैं उनके पास शाम वाले बहरहाल, वजह यह थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर 400 जर्नैल थे तो उनमें से 355 जर्नैल तो उन्हीं के थे। रीजन, उनके ब्लड में ये थी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा, और दूसरे जो लोग थे उनके ब्लड में ये इल्म और रूहानियत और इबादत और अल्लाह के साथ ताल्लुक वो बहुत ज्यादा था। उनका मिजाज नहीं था, लेकिन उनका मिजाज बहुत ज्यादा था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन सारी वो एक्चुअली मेजॉरिटी में आ गए थे। ठीक, एनीवे, मुआविया और आपको पता है ना इमाम हसन का फिर एक पैच हो गया। पैच में इमाम हसन ने उनसे क्या कहा था, आई विड्रॉ, लोगों को बचाना है, आप करो। 6 मंथ्स तक इमाम हसन रहे हैं, लेकिन इमाम हसन की, हमारे स्कॉलर्स कहते हैं कि उनकी विजडम में, पॉलिटिकल विजडम में वो अपने बाप से भी बढ़ गए थे। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे आपने 1 मिलियन जो भी करेंसी थी, दिरहम थी, देना है हर मंथ, एंड देन जाओ। अब आप सोचो कि इतने पैसे मांग लिए फॉर, देते इतना ज्यादा थे। एक दफा बैठे थे, एक बंदा आ गया, उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो उसने कहा देख लो मैं दूंगा, लेकिन फिर ये है कि जितने मैं दूं उतने ले लेना, फिर मुझे इस बात का ना पाबंद करना कि मेरी सारी जरूरत पैदा, मैं आपकी सारी जरूरत पूरा करने के इस वक्त पोजीशन में नहीं हूं। उनका या वो लेके आओ पैसे अपने गुलाम को कहा, 50,000 दिरहम दे दिए। जब दे चुके तो उनका कितने, जो 50,000 रह गए थे वो दे दिए। तो ये वो जो 500 मैंने उधर रखे थे वो 500 भी उठा के दे दिए, 50,500। उसके बाद वो बंदा तो चला गया। गुलाम ने कहा जी उन तो खान तो कुछ नहीं है। ओह यू डिडंट टेल मी, कुछ रख लेते 200। बहुत ज्यादा वो हाथ खुला था ना, तो उनको कहना भी ये था कि यार अब हाथ बहुत खुला है तो पैसे चाहिए। तो पैसे होते मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा थे कि आपको सॉरी हुकूमत ही आपकी है, तो नेचुरली टैक्स बहुत ज्यादा होता था और सरप्लस बेतहाशा होता था। ठीक, हजरत उमर ने ये चीज देख ली थी अपनी लाइफ में कि जब ये एम्पायर गिरी है ना पर्शियन वाली, तो इतना पैसा आया है, इतना गोल्ड और सब कुछ आया है, और कि उन्हें वो रोना शुरू हो गए थे कि अब लोगों से ये बर्दाश्त, या वो पैसा जब आ जाता है तो या उसको, ये पंजाबी कहते हैं चित के खाना, इट्स नॉट ईजी। तो एनीवे, मदीना वालों ने पहली दफ़ा हाथी देखा था, हाथी वहाँ से लाया गया मदीना की गलियों में, तो औरतों ने देखा अच्छा ये भी एक जानवर होता है। इतने इतने बड़े कालीन थे, जो कालीन लाया गया था फर्श बहार, उस पर बिल्कुल एक ही उसमें बुना हुआ था, 1000 बंदा बैठता था इन वन गो, 1000। अब सोचें आज आप इतना कालीन बना सकते हैं, बनाते हैं जिसमें 1000 बंदा बैठ के खाना खा सकता हो, और उस क्वालिटी का वो ईरानी क्वालिटी। तो बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था साहब अकराम के पास और बाद वाली नस्लों के पास। तो लोग अपने कैरेक्टर पे रहे, लेकिन फिर वो जो अगली से अगली जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरे बाद वाली नस्ल और उनके बाद वाली नस्ल तो बिल्कुल प्योर रहेगी ताबाइन की तक। उसके बाद फिर वो प्योरिटी रखना इन एनी इंसानी सिस्टम जहाँ पे दूसरी फोर्सेस भी हों, वो 100% प्योरिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो ये जंग जारी रहेगी। एनीवे, तो वो फिर हुकूमत आ गई उमवियों के पास। तो उमवी जो थे दे वर वर्ल्ड क्लास जनरल्स, लेकिन अब जब पैसा आ गया है तो आपकी आदतें ख़राब हो गई। ठीक, अब आप लग्जरीज में हो गए हैं। यजीद का वाक़या तो आपने सुना हुआ ना 680 में। ठीक, वो गलती उन्होंने भी की, अमीर मुआविया ने, कि अपने बेटे को उन्होंने नॉमिनेट कर दिए। शायद उनके जहन में ये हो कि बाद में गवर्नर्स खुद सेटल कर लेंगे, लेकिन वो बेटा साहब जो थे वो कोई इंसान तो बने हुए थे नहीं। उन्होंने आते ही वो मदीना पे चढ़ाई कर दो, ये कर दो, इमाम हुसैन के साथ ये कर दो, फलां कर दो, तो ये सारा हुआ। और बट एनीवे, वो तो यजीद मलऊन तो चला गया, बाद में लोग आते रहे, लेकिन उन्होंने ये उम्वी ख़ानदान में बड़े बड़े लोग पैदा हुए। और आप सही समझे ना, तो जो एकदम एक्सपैंड हुआ है
यकदम हम स्पेन पहुंच गए, इधर हम सिंध पहुंच गए, इधर हम इंडिया पहुंच गए। सुनो, मोहम्मद बिन कासिम, मूसा बिन नुज़ैर, ये सारे उन्हीं के थे ना, उन्हीं के जर्नैल थे, जर्नैल ही थे। मतलब उसमें आपको हिस्ट्री में लोग कहने की कोशिश करेंगे, देखिए मोहम्मद बिन कासिम जब वापस गया था तो ही वॉज किल्ड। मूसा बिन नुज़ैर स्पेन को फतह करके, तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुज़ैर थे, मूसा बिन नुज़ैर को कॉल कर लिया जब वो पेरिस पर पहुंचने वाले थे, इनको कॉल कर लिया जब ये मुल्तान पे पहुंचने वाले थे। दे कॉल्ड बैक, बोथ वर किल्ड। लेकिन वो वहां पे हुकूमतें चेंज हो रही थी, वहां पे एक फैमिली की बजाय उनके कज़न आ गए थे, तो समथिंग, ठीक है ना। तो वो पसंद नापसंद की वजह से, ये नहीं था कि ये लोग वहां से कोई एक किस्म के बागी बन के निकले। आपको ये वर्जन मिलेंगे, डोंट गेट डिस्टॉर्टेड बाय दोज वर्जन। ये हिस्ट्री का मैं भी एक ही वर्जन बता रहा हूँ, बट यू हैव टू गेट टू अदर वर्जन्स। और आप एक से ज़्यादा पढ़िए, उक़बा बिन नाफिक गए, ये कारवान का शहर, जैसे आपने दुनिया की इस वक्त द ओल्डेस्ट लिविंग यूनिवर्सिटी इज़ फातिमा फहरीज यूनिवर्सिटी इन कारवान, वो शहर उन्होंने बसाया। इनमें जब इतनी करप्शन हो गई तो फिर अल्लाह ताला ने यकदम एक बंदा भेज दिया, उसका नाम भी उमर था, उमर बिन अब्दुल अजीज। जस्ट इन 2 years एवरीथिंग वाज बैक टू द प्रॉफिट्स रूल्स। सोच नहीं सकता बंदा ना, इतनी करप्शन के बावजूद बंदा सोचता कि यार हम इतने बुरे हो चुके हैं, इट विल टेक मैनी years, नो इट विल टेक few months, अगर ऊपर से हम ठीक हो जाए, और हर लेवल पे ठीक होने की जरूरत होती है ना। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे, इनको जब ये तो मदीना के गवर्नर थे, उमवी थे, शहजादे थे, तो उसी तरह लग्जरी में रहते थे, बड़े अच्छे कपड़े पहनते थे, परफ्यूम भी लगाते थे, सब कुछ होता था, ठीक, घोड़े भी रखे हुए थे। द डे ही वॉज गिवन, क्योंकि वो जो असल था, अब उन्होंने अपन चूंकि बेटों को नॉमिनेट करना शुरू कर दिया। दिस वॉज अ फॉल्ट कि आप अपने बेटों को नॉमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो अहल हैं या नहीं है, ये सिलसिला शुरू हो गया ना। फिर आप अवाम से थोड़ा सा दूर भी होना शुरू हो गए। फिर आप चूंकि अवाम से दूर होना शुरू हो गए, तो वरना अमीरुल मोमिनीन का काम ये होता था कि वो जुम्मा का खुतबा उसी ने करवाना होता था उस टाउन में। फिर उन्होंने खुतबे के लिए खतीब नॉमिनेट करना शुरू कर दिए कि नहीं, ये हम साइड पे रहेंगे। मतलब पता था ना कि अब रिस्क हो गया ना, व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू द पीपल, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग फॉर देम, तो आप उनकी लॉयल्टी बाय तो नहीं कर सकते ना। You never know, anybody can stand up and kill you. तो वो vulnerability आपके अंदर ही हो जाती है। तो ये हो गया था उमवियों ने। ये आके किसने खत्म किया? उमर बिन अब्दुल अजीज ने, 2 ही साल में, एक्चुअली few months and then 2.5 years। इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त बेतहाशा निहायत मोहब्बत थी। हदीसों का सबसे बड़ी कलेक्शन इन्होंने जहां जहां भी थी शुरू की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजें, उनके बाल जो आपको दुनिया में अब भी मिलते हैं ना, एक रोड़ी में भी है कुछ, ये सारी उनके कपड़े आपको मिलते हैं ना, हजरत फातिमा के एक चीजें रखी हुई हैं बादशाही मस्जिद में, ये सारी कलेक्शन किस बंदे ने की थी? उमर बिन अब्दुल अजीज। तो सच अ ग्रेट मैन। अगर हमारे ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सिविल और ब्यूरोक्रेसी को सच्ची मुच्ची पढ़ाना है ना कि इतना बड़ा बंदा भी कोई हो सकता है और ये काम किए जा सकते हैं, उस जमाने में वो लिखते थे कि यार अपने कागज बारीक काटा करो, पेपर सारा ना ज़ाया किया करो, जितना खत होता है नीचे वाला सेव करके रखा करो, चुंगियाँ ख़त्म कर दो, आई वॉन्ट द ट्रेड टू फ्लो प्रोटेक्टेड अन, और बिल्कुल चलते रहने चाहिए। वहाँ पे ख़त्म कर दो, टैक्सेशन का इतना ज़बरदस्त सिस्टम, यानी पूरी खुशहाली वापस आ गई इन 2.5 years। तो ये पहले मुजद्दिद हैं इस्लाम पे। जब भी उस किस्म की एक चीज़ आ जाती है ना, मतलब आप समझे कि एक तारीकी तारी हो जाती है, तो एक बंदा आ जाता है, ठीक है ना, इट्स गिवन कि वो हर 100 साल में एक ऐसा बंदा आएगा। तो पहला बंदा जो आया था वो ये था, ठीक। उसके बाद फिर ये लोग चलते रहे, फिर वो डिटीरियरेशन शुरू हो गई। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल वी वेंट अप टू यूरोप बाई थ्रू उमवीज, ठीक। उसके बाद आ गया 750, यानी कि तकरीबन 150 साल हो गए, 650 750। हालात बहुत खराब हो गए, दे वर टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द पीपल, ठीक। अब उस हालात में जब आपका आवाम के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना रहे और फिर आपकी वो लॉयल्टी नहीं रहती ना, तो दूसरे फिर अल्लाह ताला वो यौम नदाविलहा, जो हम दिन तब्दील करते रहते हैं लोगों के दरमियान, अब्बासी उठ गए जो हज़रत अब्बास की औलाद में से थे, और लोग दुआ करते थे कि या अल्लाह इनसे जान छुड़ा, क्या हो रहा है। तो इस टाइप के हालात थे। अब्बासियों ने, ये अबू मुस्लिम खुरासानी थे 750 में, जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू की, और इनका हेडक्वार्टर उस वक्त होता था दमास्कस। अब्बासियों ने फिर उस हेडक्वार्टर को बगदाद शुरू की में तब शिफ्ट कर दिया इन 751। अब अब्बासियों ने कोई इनको
सौखा टाइम नहीं दिया। व्हेन दे टुक ओवर दे टोटली रेज्ड देम टू द ग्राउंड। कोई एक शहजादा भी नहीं छोड़ा, ऐसे समझ लें। 80 शहजादों को तो उन्होंने बुलवा लिया कि आ जाओ जी, आपकी दावत करनी है। तो उन्होंने समझे वाकई दावत करनी है। दावत पे जब बैठ गए, हाउ मेनी प्रिंसेस? 80 प्लस, सबकी गर्दन उड़ा दी। ठीक, उसके ऊपर फिर उन्होंने अपने घोड़े भी दौड़ाए और उसके ऊपर उन्होंने बैठ के लंच किया। पहला लंच जो अब्बासियों ने किया है वो उमवियों की डेड बॉडीज के ऊपर किया है। 3 शहजादे बच के भाग गए, 3 ऑफ देम, और भाग के दरिया फुरात चले गए। उनमें से 2 फिर पीछे उन्होंने पकड़ लिए। एक जो था ना, उसमें थोड़ी वो थी, उसने दरिया में घोड़ा दौड़ा दिया। वो घोड़ा जहां तक जा सकता था गया होगा, फिर ही स्वेम टू द अदर साइड एंड सर्वाइव्ड। उसका नाम था अब्दुर्रहमान, जिसको हम आप जानते हैं अब्दुर्रहमान 1। यहां से बात हो रही है ना। ही वेंट अप टू स्पेन एंड बिकेम ए गवर्नर देयर। खून था ना, मतलब वहां जाके उन्होंने वेलकम किया कि यार ये तो शहजादा है और फलाना। और वहां पे फिर अगले कई 100 साल जो हुकूमत स्पेन पे, जो हम कहते हैं ना, हमने करतबा बनाया और इकबाल गए और उन्होंने करतबा की मस्जिद, और करतबा में और स्पेन में एक जरियाब आया। दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट वन प्रिंस हु एस्केप्ड। ठीक, उसने स्पेन में जो मुसलमानों की फिर हुकूमत रही थ्रू आउट, राइट, वो किसकी थी? उम्मियों की, जब तक रही। फिर बाद में यूरोप से में भी हम निकले, बट ठीक है। तो ये अब्दुर्रहमान 1 था। ठीक हो गया। अब हुकूमत आ गई किनकी? अब्बासियों की। अब जब अब्बासियों की हुकूमत आई है ना, अब्बासी वर रियली नॉलेज लवर्स। उनमें जो बड़े लोग, आपको पता है ना, सुना हुआ ना, हारून रशीद और मामून रशीद। अच्छा, अब इस्लाम टक्कर खा रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है विद ऑल सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इधर से इंडियन नॉलेज आ रहा है, इधर से चाइनीज आ रहा है, उधर से ग्रीक से उन्होंने ऊंटों की लाइब्रेरियां बुलवा ली हैं और हाउस ऑफ विजडम बनाया है। अब उसमें अब ये चैलेंज है ना कि आपकी फिलॉसफी सर्वाइव करती है, या वो जो दूसरा मिसाल के तौर पे बुद्धा कह रहा है कि इस तरह रहना चाहिए, उधर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह रहना चाहिए, उधर इंडियन फिलॉसफी है, उधर चाइनीज फिलॉसफी है, उधर कन्फ्यूशियस है, ये सारे हैं ना, सारे बिफोर क्राइस्ट के ही है ना। वो सारी फिलॉसफी से इन कांटेक्ट आते हुए जो एक इल्म पैदा हुआ है, इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी में नॉलेज के सिंथेसिस पे किसी ने भी नहीं की जो हाउस ऑफ विजडम ने की है, हारून रशीद मामून। ये जो हमारे सारे बड़े बड़े फकीह पैदा हुए, पर याद होता नहीं यार, फकीह उस वक्त ही क्यों पैदा हुए हैं? जरूरत उस वक्त थी, क्योंकि वो इतना नॉलेज का एक फ्लो आया है हर तरफ से, ऑन साइंस, ऑन रैशनैलिटी, ऑन फिलॉसफी, ऑन डिविनिटी, हर किस्म की स्पिरिचुअलिटी की मुख्तलिफ कई भी जो इंसानों के पास वर्जन से, तो फिका उस वक्त पैदा हुआ। तो आप सोचें कि फिका के लोग कितने बड़े होंगे। फिका हमारे, हम कहते हैं ना कि 4 हमारे बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 5 फिका जाफरिया, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली। ये सारे एक दूसरे के वन आफ्टर अनदर और कंकरेंट भी हैं कुछ, और एक दूसरे के शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफा, मतलब हम 80% दुनिया में इमाम अबू हनीफा के मानने वाले अगर हैं, तो इमाम अबू हनीफा इज सेड टू बी द बिगेस्ट ज्यूरिस्ट लीगल माइंड एवर ह्यूमैनिटी हैज प्रोड्यूस्ड। इतना बड़ा ज़हन था कि उनके आप वाक़यात सुने तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि वो बंदे 10 सवाल पूछते वो एक ही जवाब देते हैं। और लेकिन इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि मैं इमाम जाफर सादिक के पास वो 2 साल ना गुजारे होते तो आई वॉज पैरिश्ड, बिल्कुल ही किसी काम का नहीं था। यानी ऐसे ही कहना हुआ ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी उन्होंने पढ़ा है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन चूँकि आखिरी उम्र में उन्हें एहसास हुआ कि यार चढ़ाई करनी चाहिए, बदला लेना चाहिए। इमाम अबू हनीफा ने समझा कि नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम। कि इमाम हनीफा वो विजडम में और हुकूमती मामलात को, सियासत को बहुत ज़्यादा जानते थे, काजी नहीं बनते थे। तो इसलिए इन्होंने ये दोनों उमवी पीरियड का आखिर भी देखा और अब्बासी का शुरू भी देखा, और दोनों ने इनको टॉर्चर किया। क्योंकि वजह यह ना कि आपने बादशाह के सामने खड़े हो जाना है ना, यू डोंट बच, आपने सीधा फैसला करना है। ठीक, तो ये जो फकीह जितने भी बड़े पैदा हुए हैं ना, इमाम मालिक, इमाम शाफी, वो सारे इस तरह पैदा।
मुहद्दिस इससे थोड़ा सा पहले पैदा हुए, क्योंकि हदीसों इकट्ठी होना शुरू हो गई थी। अब बाकी नॉलेज दुनिया का आ गया और कॉम्प्लेक्स मसाइल आ रहे हैं, तो ये हमारे फ़कीह पैदा हुए, ठीक है, इसलिए वो है कुरा, और बाद में हमारे फ़ुक़हा पैदा हुए। इस दौरान में ये एक कई चैलेंजेस आए। शीयत के भी कई वर्जन्स आए। एक फैमिली ने, फातिमी फैमिलीज ने इजिप्ट पे रूल किया काफ़ी साल, फिर उनमें से ठीक भी थे, लेकिन उनमें से काफ़ी सारे वेरिएंट थे। एक वेरिएंट था करामतिया, सुना होना चाहिए नाम। करामतिया ने हजर अस्वद वहां से उठा लिया था, और हजर अस्वद कई साल, मैनी डेकेड्स वहां नहीं रहा। इवेंचुअली बाद में अब फिर अब्बासीज ने रिस्टोर करवाया। टूटा हुआ है ना भाई, उन्होंने तोड़ा था। उन्होंने मक्के की मस्जिद अल हराम के अंदर 3000 बंदों को वहीं किल कर दिया था। जहां पे हम कहते हैं ना मारना, जानवर को भी नहीं मार सकते। 3000, more than 3000 people's bodies are buried in the compound of Masjid al-Haram. Who were those? करामती। और उनका इन्फिल्ट्रेशन करते करते मुल्तान तक पहुंच गए थे। The person who really took care of them was महमूद गजनवी। हमें तो पता नहीं है ना कि लोगों की कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक। महमूद गजनवी इधर कई दफा आया, उसने आने के यहाँ पे, चूंकि इंडिया बहुत ज्यादा अमीर था, बहुत ज्यादा अमीर था, ये आपस में भी फिर इनके छोटे छोटे, कोई सेंट्रल हुकूमत नहीं थी। इंडिया में सेंट्रल हुकूमत एक ही थी, अशोका द ग्रेट। दैट वाज अबाउट 200 समथिंग, बहुत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 400-500 साल पहले की बात है ना। अशोका, ये जो टेक्सला वाले थे, ये वाकई जो भी आप बादशाह आपको ग्रेट नजर आएगा ना, वो उस वक्त के ग्लोब पे नजर रखता है। वो उस वक्त की सारी तहजीबों से कनेक्टेड था, उस वक्त के दरियाए नील से कनेक्टेड था, उस वक्त की मायन से कनेक्टेड था, उस वक्त के इंडिया से कनेक्टेड तो था ही, इधर ही बैठा हुआ था, और उस वक्त के चाइनीज से कनेक्टेड था। आप टेक्सला का नक्शा देख लें, आपको इस्लामाबाद का नक्शा देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये नक्शा बनाया है। द वे दे थॉट देन कि मार्केट्स कैसी होनी चाहिए, बादशाह कहाँ बैठना चाहिए, स्कॉलर्स के साथ कहाँ बैठने चाहिए, सुनारे कहाँ बैठने चाहिए। इमेजिन अशोका द ग्रेट, जिनके साथ कौमें लगाती है ना, फिर ह्यूमैनिटी बाद में उनके साथ क्या लगा देती है, अशोका द ग्रेट। उसके बाद ग्रेट्स थोड़े ही आए हैं, आपको मिलेंगे सुलेमान द मैग्निफिसेंट, अकबर द ग्रेट, उनमें कोई रोल है, ठीक है। तो या जैसे शुरू हम होते हैं तो वहां से हजरत उमर से, तो एनीवे तो वो इस दौरान में चूंकि हमारा अब उनके साथ 1 minute 20 minutes यू कैन कट इट ऑफ, वी कैन रीस्टार्ट टाइमिंग में, जब आप समझे तो यू कैन कट ऑफ। रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो ये हुआ। अब आपको पता है चैलेंज क्या आ रहा था, रैशनलिस्ट और फिलोसफर्स आ रहे थे, और हम तौहीद और हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, और एक हम अल्लाह को मानते हैं और खालिक है, और दूसरी तरफ रैशनलिस्ट कह रहे नहीं कि जिंदगी का मकसद जो है वो इंसान ने खुद डिटरमिन, ऑल दैट। फिलोसफी एंड रिलीजन एक्चुअली ट्राई टू आंसर द सेम प्रॉब्लम, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, वेयर एम आई हेडिंग टू। फिलोसफी उसको अकल से देने की कोशिश करती है, मजहब उसको डिविनिटी से देने की। ये नहीं भाई, एक चेन ऑफ प्रोसेस आ रहा है हजरत आदम से लेकर, वी केम हियर गाइडेड, और हम एक मकसद के तहत वी हैव बीन ब्रॉट फॉर एन अकाउंटेबिलिटी, फॉर अ पर्पस। तो फिलॉसफी जो फिर मजहब को साइड पे करता है और फिलॉसफी से उसको आंसर देने की कोशिश करता है, वो फिर अकलियत, वो समझता है कि अकल इज द फाइनल थॉट, अकल से ऊपर कोई चीज नहीं है। हम कहते हैं नहीं, अकल बहुत नीचे है नबूवत से। नबूवत इज द डायरेक्ट नॉलेज, जो नॉलेज का सोर्स है अल्लाह ताला से आ रहा है, ठीक। तो यहां पे अब उनके साथ वो होने शुरू हो गए। इस्लाम में भी वो रैशनैलिटी उस टाइप की आ गई जिनको हम कहते हैं मुतज़िला, इत्ज़ाल, ठीक। द रैशनलिस्ट हु वर इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक थॉट्स। तो वो फिर उनकी और हमारे स्कॉलर्स की आपस में एक किस्म का मुनाज़रे शुरू हो गए। उसमें ये बड़े बादशाह भी मुतज़िला बन गए, मामून रशीद, बावजूद इसके इमाम मालिक से पढ़े हुए हैं, लेकिन हर रोज एक डायलॉग हो रहा है ना, डिस्कशन हो रही है, राइट। तो उन्होंने फिर वो जो आपके अहले सुन्नत हैं उनको, ठीक, उनके हालात खराब हो गए। अच्छा, अब फिर 2-3 नस्लों के बाद फिर बादशाह चेंज हो गया, फिर वो उन्होंने इत्ज़ाल को कहा कि नहीं यार, मैं अहले सुन्नत
वल जमात के मज़हब पे हूँ और या उन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स पे हूँ जो इस्लाम के हैं, तो जो बहुत बड़ा बंदा पैदा हुआ जो उनकी बातों का जवाब दे सकता था और जिस पे आज हम कायम हैं, और हिज थॉट्स हैव परमिएटेड इनटू इस्लाम लाइक वाटर, यहां तक कि हमें पता ही नहीं है कि उसने बताया था। अबुल हसन अल अशरी, नाम सुना? हार्डली, आई डाउट, मैंने तो नहीं सुना था 16 साल में। हाँ, कि इतना बड़े भी बंदे होते हैं। अबुल हसन अल अशरी मतलब वो मुतज़िला जो होते थे उनके खिलाफ उनके बात करना तो बड़ा ही मुश्किल होता था। हमारे स्कॉलर्स वर डिटर्ड बाय देयर शेयर प्रेजेंस। वो उन्हीं में से थे और उन्हीं के बहुत बड़े प्रोपेगेटर थे। एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें विड्रॉ कर गए, घर में रहना शुरू कर दिया, नहीं लेते थे, सोचा बहुत, इवेंचुअली रीच द थॉट कि नहीं यार सच्चे वही है, मैं ये मेरे अंदर नफ्स की खराबी है और मैं अपने नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और उधर मेरी जो कटौर बन रही है ना, तो ही लुक्ड इनवर्ड्स। वो इतनी गहरी इंट्रोस्पेक्शन की और फिर अल्लाह ताला से जब मांगे तो अल्लाह ताला दे देते। तो वन डे ही केम इनटू द मॉस्क बगदाद, कहता कम ऑन, दुनिया में चीटर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आप हैं, नाउ आई विल प्रूव इट, एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम देयर हाईएस्ट पर्सन। फिर तो उनके आगे कोई खड़ा ही नहीं हो सका। आज हम इल्मुल कलाम में, अकीदे में जो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हैं और तकदीर हैं और ये चीज़ें सारी जो है ना, जिसने क्रिस्टलाइज करके दी हैं वो हमें, वो अबुल हसन अल अशरी हैं। तो ये जो आप बहुत बड़े बड़े बंदों के नाम सुनते हैं ना, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो ये किया, अल बैरूनी उस दौर में ही तरह हैं। महमूद गजनवी के साथ जो बंदा आया था यहाँ पे, वो क्या नाम था उसका? अल बैरूनी। अल बैरूनी ने किताब लिखी है, यहाँ रखी होगी, किताबुल हिंद। आप इंडिया की हिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते, आपने किताबुल हिंद अल बैरूनी की नहीं पढ़ी। अल बैरूनी ने यहाँ नंदना में बैठ के कई दफ़ा आपको बताया, महमूद गजनवी के साथ आए तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, तो जब आप जाते हैं तो यकदम फ्लैट लैंड शुरू हो जाती है, पंजाब की तो है ना ऐसे पहाड़ियाँ और फिर फ्लैट लैंड। यहाँ पे बैठ के उसने बादशाह इस्लाम को कहा कि यार बादशाह इस्लाम, ये बड़ी ज़बरदस्त लैंड है, मैं एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा होराइजन तक, तो आई कैन फाइंड आउट कि अर्थ का कर्वेचर कितना, और मैं आपको पूरी अर्थ की सर्कमफ्रेंस बता सकता हूँ, गिव मी कपल ऑफ डेज। बादशाह ने कहा कोई बात, ओके लेट्स स्टॉप ओवर हियर। ही टुक अबाउट 3-4 days, और आज तक 5 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट अर्थ का सर्कमफ्रेंस किस बंदे ने निकाला? अल बैरूनी ने। ही वाज सच अ ग्रेट 13 years he spent in India learning all its language. You know, he knew 60 language plus in the world. दुनिया में कोई लैंग्वेज थी नहीं जो अल बैरूनी नहीं बोल सकता था। यहाँ पे संस्कृत थी और ग्रीक भी थी कायदे। वो जो यहाँ से गुजर के गया था सिकंदर आजम, उसके असरात थे, ग्रीक यहाँ पे थी। यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ ग्रीक बोली जाती थी ठीक है, जो संस्कृत भी थी उसने यहाँ सीखी है, फिर यहाँ हिंदुओं के उसमें गया है। अब उस जमाने में रिटन नॉलेज तो होता नहीं था, ओरल नॉलेज होता था, ठीक है ना। ये दौड़े माइये, ये टप्पे, ये सारे क्यों हैं? क्योंकि ओरली नॉलेज और कहानियाँ ट्रांसफर हो रही हैं। तो फिर ओरल नॉलेज था, किताबें थी, बट वो कई किस, और हिंदू का ये फिलॉसफी भी थी कि वो किताबें एक्सपोज नहीं करते थे, बहुत कम करते थे। उसको नॉलेज हिंदुइज्म में हिंदुओं से बढ़ गया था। तो कहते थे आपने देखा कहां से? कहते यार मैं 13 साल हो गए भाई। तो द बेस्ट पर्सन हु एवर अंडरस्टूड इंडियंस इज अल बैरूनी। आज भी कोई बंदा इंडो पाक पे लिखता है तो वो अल बैरूनी का मोहताज है नहीं उससे बड़ा कोई, क्योंकि ओरिजिनल है ना। तो ये बंदे इस दौर में पैदा हुए। अल मसूदी, आज जो नक्शे हम देखते हैं, अभी तो खैर हम सैटेलाइट से देखते हैं, दे स्टार्टेड इट। यूसुफ बिन ताश, सलाहुद्दीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। फिर ये अच्छा, ये लगा रहे हैं यूरोप जागा है 1000 पे, 997 1000 में। तो यूरोप ने कहा कि अब यूरोप का ये नहीं था कि वो कोई, यूरोप में विच प्लेसेस एग्जैक्टली, ये क्रूसेड जो है स्पेन, पोर्टुगल। बाद में क्रूसेड के सेंटर्स जो थे वो पेरिस और जर्मनी थे, राइट। तो उन्होंने कहा कि यार हमारी कोई स्पेस होनी चाहिए। अब उनका ज़ाहिर अकीदा आपका उतना उस तरह फोर्सफुल और पक्का तो नहीं है ना। अब ट्रिनिटी पे क्या किसी से बहस करेंगे कि वो 2 हैं तो 3 है, 3 है तो 1 है, 1 के अंदर 3 है। वो खुद ही बंदा परेशान हो जाता है कि यार व्हाट आर रिगमारोल यू हैव क्रिएटेड आउट ऑफ अ वेरी क्लीन थिंग। तो
उन्होंने कहा कि यार ये तो हम दूसरा हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे जो दफ्तर हैं वो रोली जाएंगे, तो हम चलो जी इकट्ठे करो तो करो। तो उन्होंने ये क्रूसेड्स का सिलसिला मुसलमानों के खिलाफ शुरू कर दिया। और आपको पता है ना, वो तो फिर